नमस्कार दोस्तों। नेपाल हिमालय की वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ा है। पिछले हफ्ते लाखों युवा सड़कों पर उतरे, सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है जेन जी रिवॉल्यूशन। इसलिए यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या ये जेन जी रिवॉल्यूशन सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का ही विरोध है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। जेन जी ये वो जनरेशन है जिसकी पैदाइश सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में हुई है। सोशल मीडिया ही उनके लिए पहचान, खुलापन, सिस्टम से सवाल पूछने की आदत और बदलाव की भूख है। जब सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, तो जनता ने सड़कों पर आह्वान कर दिया आंदोलन के रूप में। इसलिए सवाल उठना लाजमी है, क्या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से इतना बड़ा विस्फोटित आंदोलन खड़ा हो सकता है? जवाब है नहीं। इस जेन जी रिवॉल्यूशन की जड़ें बहुत गहरी हैं। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों पर बात करने से पहले हम थोड़ी सी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की बैकग्राउंड जान लेते हैं। दरअसल सरकार ने अपने कानून के हिसाब से कुछ शर्तों के साथ में नवंबर 2023 को इन कंपनियों को पहला नोटिस भेजा जाता है। एक के बाद एक 4 नोटिस भेजा जाता है इन कंपनियों को, लेकिन इन कंपनियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। टिकटॉक और टेलीग्राम इन सरकार की इन शर्तों को मान लेती हैं। बाकी कंपनियां ना तो इन नोटिसों का जवाब देती हैं और ना ही शर्तों को मानने के लिए राजी होती हैं। अंततः वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को हरी झंडी दे देती है और सरकार ने 4 सितंबर 2025 को इन 26 बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वहां की युवाओं को लगा कि हमारी आवाज दबाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि वहां के युवा सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती थी और भाई भतीजावाद और करप्शन के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही बातें रखती थी। जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया तो युवाओं का कहना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रही है। इस वजह से दोस्तों आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके अलावा कई सारे अन्य नेता और भ्रष्ट अधिकारी भी इसी तरीके से आनंद फानंद में उनको भागना पड़ा। वहां के युवाओं में रोष की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। वहां अनएम्प्लॉयमेंट 20% से भी ज्यादा है, यानी कि प्रत्येक 5 में से सिर्फ एक व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से रोजगार मिलता है। इसलिए वहां के युवा खाड़ी देशों और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया में रोजगार के लिए जाते हैं। एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के 30% से भी ज्यादा योगदान वहां के रेमिटेंस का है, यानी कि बाहर से रोजगार कमाए गए पैसे देश को भेजते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण करप्शन है। करप्शन वहां इतना ज्यादा है कि जो भी पार्टी आती है बड़े बड़े करप्शन करके जाती है। जैसे अब वहां के केपी शर्मा ओली जब यहाँ के प्रधानमंत्री थे तो इनके खिलाफ एयरलाइंस और जमीन से संबंधित बड़े बड़े घोटालों के आरोप हैं, और वहां के पुष्प कमल जब प्रधानमंत्री थे तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों का लेन देन किया। कुछ इसी तरीके से शेर बहादुर देवबा भी आरोप है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। 2008 के बाद मोनार्की समाप्त हुई और लोकतंत्र आया। लोकतंत्र व्यवस्था में तब से लेकर अब तक लगभग 12 बार से अधिक प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। नतीजा यह रहा कि अब वहां के युवाओं को पूरी राजनीतिक व्यवस्था से ही भरोसा उठ गया है। इसलिए दोस्तों नेपाल में उभरा ये जेन जी रिवॉल्यूशन सिर्फ एक देश की राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। यानी कि जब युवा सड़क पर उतरता है तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार और रोजगार के लिए नहीं लड़ता है, बल्कि वो अपनी भविष्य की पूरी पीढ़ी के लिए लड़ता है।